फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, इन दोनों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों टॉपिक्स को समझ लेते हैं। मान लीजिए काले रंग में है कालू और नीले रंग में है नीलू। कालू के ऊपर आरोप लगा है कि कालू ने नीलू की हत्या की है। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या हुआ कि क्या कालू ने नीलू की हत्या की है या नहीं की, यह हो गया मेन क्वेश्चन। अब इस मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सबूतों की हेल्प लेंगे। ये रहे सबूत। सबसे पहला सबूत, जिस गन से हत्या हुई है वह गन कालू के घर पर पाई गई। तो इस सबूत से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हाँ, कालू ने ही नीलू की हत्या की होगी। यह सबूत जो है मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन यह मेन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है। यह डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कालू ने ही नीलू की हत्या की है, यह केवल हेल्प कर रहा है। हो सकता है हत्यारे ने हत्या करने के बाद गन जो है कालू के घर में फेंक दी हो। दूसरा सबूत, जिस दिन हत्या हुई उस दिन किसी ने कालू जैसे दिखने वाले व्यक्ति को नीलू के घर से निकलते हुए देखा। इस सबूत से भी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हाँ, हो सकता है कालू ने ही नीलू की हत्या की हो, यह व्यक्ति कालू ही हो। तो यहाँ पर भी केवल संभावना बढ़ रही है। ये केवल मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है यह सबूत, लेकिन यह उसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। हो सकता है यह व्यक्ति कोई और ही हो। तीसरा सबूत, जिस दिन हत्या हुई उससे एक दिन पहले कालू और नीलू के बीच में बहस हुई थी। इस सबूत से भी ये इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हाँ, हो सकता है कालू और नीलू के बीच में बहस हुई है, कालू को गुस्सा आया है, उसने अगले दिन इसकी हत्या कर दी हो। तो इस सबूत से भी इस बात की संभावना बढ़ जाती है। यह मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है मेन क्वेश्चन का। इससे हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कालू ने ही नीलू की हत्या की है। हो सकता है ये आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हों, इनके बीच में बहस होती रहती हो, कोई बड़ी बात नहीं हो। तो ये सभी सबूत जो हैं, ये सभी फैक्ट जो हैं, ये हेल्प कर रहे हैं मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये उनका डायरेक्ट आंसर नहीं है, केवल उसको सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। ये सभी फैक्ट्स कोर्ट को हेल्प करते हैं कि वह मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, पूरे के पूरे केस को समझ सके, किसी एक डिसीजन, एक निर्णय पर पहुंच सके। ये जो मेन क्वेश्चन है कि कालू ने नीलू की हत्या की, यह सच बात है या झूठ बात है, यह फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू कहलाता है। यह मेन क्वेश्चन फैक्ट इन इशू कहलाता है। यही फैक्ट इन इशू आपका फैक्ट इन डिस्प्यूट भी कह सकते हैं। ऐसा फैक्ट जो कि इशू में हो, ऐसी बात, ऐसा फैक्ट जो कि विवाद में हो, ऐसा फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में हो। तो मेन क्वेश्चन जो है यही फैक्ट इन इशू होता है, यही फैक्ट इन डिस्प्यूट होता है। इसी को आप मेन फैक्ट कह सकते हैं, इसी को आप प्रिंसिपल फैक्ट कह सकते हैं। और जो फैक्ट्स इस फैक्ट इन इशू मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं वे कहलाते हैं आपके रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स कोर्ट को हेल्प करते हैं कि वह पूरे के पूरे केस को समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, किसी एक डिसीजन पे पहुंच सके, मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आई होप आपके समझ में आ गया होगा फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। फैक्ट इन इशू, इट इज़ द मेन फैक्ट और क्वेश्चन दैट द कोर्ट मस्ट डिसाइड। यह मेन फैक्ट होता है, मेन क्वेश्चन होता है जो कि कोर्ट को डिसाइड करना होता है। जैसे ऊपर वाले केस में कालू ने नीलू की हत्या की, ये सच बात है, झूठ बात है, ये मेन फैक्ट है, मेन क्वेश्चन है। रेलेवेंट फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स दैट हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड और प्रूव द फैक्ट इन इशू। इट इज़ नॉट द मेन फैक्ट इटसेल्फ। रेलेवेंट फैक्ट जो है ये कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी फैक्ट इन इशू को समझने में, उसको प्रूव करने में। जो फैक्ट इन इशू है ऊपर जो है, जैसे फैक्ट इन इशू, इसको समझने में, इसको प्रूव करने में हेल्प कर रहे थे रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स खुद में मेन फैक्ट नहीं होते, ये केवल हेल्प करते हैं मेन फैक्ट को समझने में, प्रूव करने में। फैक्ट इन इशू का नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइडिंग द फैक्ट इन इशू लीड्स टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द केस। इट प्रूव्स और डिसप्रूव्स राइट और लायबिलिटी। फैक्ट इन इशू जो है, यदि यह डिसाइड हो जाता है कालू ने नीलू की हत्या की है, तो इससे हमें फाइनल वर्डिक्ट मिल जाता है केस का। फैक्ट इन इशू डिसाइड होते ही केस का फाइनल वर्डिक्ट मिल जाता है। रेलेवेंट फैक्ट, दे हेल्प द कोर्ट टू रीच अ डिसीजन। यह डिसीजन कोर्ट को डिसीजन तक पहुंचने में केवल हेल्प करते हैं, बट डू नॉट डिटरमाइन द आउटकम बाय देमसेल्फ। वे खुद में कोई डिसीजन डिटरमाइन नहीं करते। जैसे गन कालू के घर पे मिलना, कालू जैसा व्यक्ति बाहर निकलते हुए देखना, इनके बीच में आर्गूमेंट होना, यह सभी डायरेक्ट खुद कोई आउटकम नहीं दे रहे, ये केवल कोर्ट को हेल्प कर रहे हैं एक डिसीजन तक पहुँचने में, मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्ट इन इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच का जो डिस्प्यूट था उससे डायरेक्टली रिलेटेड है फैक्ट इन इशू।
और रेलेवेंट फैक्ट जो हैं यह इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और एविडेंस फॉर द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के लिए एविडेंस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा देते हैं, सबूत प्रोवाइड कराते हैं। गन कालू के घर पे मिलना, इसका बाहर ऐसा व्यक्ति का बाहर दिखना, ये जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। ये डायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे कि कालू ने नीलू को मारा है, ये केवल एविडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। फैक्ट इन इशू का नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर। नीलू की पार्टी असर्ट कर रही है कालू ने हत्या की है, कालू की पार्टी डिनाई कर रही है इस बात को। तो फैक्ट इन इशू को एक पार्टी असर्ट करती है, एक पार्टी डिनाई करती है। रेलेवेंट फैक्ट, इट इज़ द बेसिस ऑफ इन्फरेंसेस यूज टू मेक कंक्लूजन अबाउट फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के जो कंक्लूजन तक पहुँचते हैं उसके इन्फरेंस का बेसिस होता है। इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ। इन्फरेंस कहते हैं अनुमान। मान लीजिए ये अनुमान निकलता है, इसकी कंक्लूजन निकलता है फैक्ट इन इशू का कि कहाँ कालू ने नीलू की हत्या की है, ये कंक्लूजन निकलता है। तो इस अनुमान तक पहुँचने का जो आधार है, बेसिस है, वह रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। इन्फरेंसेस अनुमान को कहते हैं। इस अनुमान का जो आधार है वह फैक्ट इन इशू होता है, सॉरी रेलेवेंट फैक्ट होता है। ये हो गए डिफरेंसेस। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट इन इशू। इसका मीनिंग, इट इज़ द मेन क्वेश्चन और द मेन पॉइंट दैट द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड इन अ केस। यह किसी भी केस में जो मेन क्वेश्चन होता है, मेन पॉइंट होता है जो कि कोर्ट को डिसाइड करना है, वह होता है। इट इज़ द सेंट्रल फैक्ट दैट इज़ बीइंग डिस्प्यूटेड और आर्ग्यूड अबाउट। इट इज़ असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर party. The court's decision depends on whether the fact is proven to be true or false, and its adjudication results in disposal of the case. कोर्ट का डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है कि फैक्ट जो है, फैक्ट इन इशू जो है, यह ट्रू साबित हुआ है या फॉल्स साबित हुआ है। कालू ने नीलू को मारा, यह ट्रू साबित हुआ है या फॉल्स साबित हुआ है, इसके बेस पे कोर्ट का डिसीजन होता है। जैसे ये फैक्ट इन इशू एडजुडिकेट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो केस डिस्पोज हो जाता है, केस खत्म हो जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 21G में दी गई है। इसमें लिखा है, इट मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स गोज ऑन टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड बाय वन पार्टी इन अ सूट और प्रोसीडिंग एंड डिनाइड बाय द अदर। डेफिनेशन में मोटी मोटी बात कही है, हालांकि ये डेफिनेशन तो आपको रटनी होगी पूरी की पूरी। इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर एक पार्टी ने अपना एसर्ट किया है, अपना राइट कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फैक्ट इन इशू जो है, फैक्ट इन इशू से यह प्रूव या डिसप्रूव हो जाता है इस राइट का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, कि हाँ इसी की प्रॉपर्टी है या नहीं है। जैसे रजिस्ट्री वगैरह दिखा के, पोजीशन वगैरह दिखा के, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को दिखा के ये प्रूव हो जाता है, डिसप्रूव हो जाता है। फैक्ट इन इशू सॉल्व हो जाता है कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये पार्टी जो अपना असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी इस चीज़ को डिनाई कर रही है कि नहीं ये इसकी नहीं है, ये तो हमारी है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास पोजीशन है। तो इस डेफिनेशन को एक तरह से रट लेना, मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। रेलेवेंट फैक्ट्स, इसका मीनिंग, दीज आर द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स द कोर्ट टू अंडरस्टैंड और डिसाइड द मेन क्वेश्चन फैक्ट इन इशू इन अ केस। ये वह फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि किसी भी कोर्ट को हेल्प करते हैं किसी भी मेन फैक्ट या फैक्ट इन इशू को समझने के लिए और उसे डिसाइड करने के लिए। दे आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू इन सम वे बट आर नॉट द मेन इशू देमसेल्व्स। यह फैक्ट इन इशू से किसी तरह कनेक्टेड होते हैं लेकिन खुद मेन इशू नहीं होते। दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन टू द मेन क्वेश्चन बट आर नॉट देमसेल्व्स द मेन इशू बीइंग डिस्प्यूटेड। यह मेन क्वेश्चन जो है, फैक्ट इन इशू को जो है उसको एक्सप्लेन करने में उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट, उसका कंटेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन खुद अपने आप में मेन इशू नहीं होते। रेलेवेंट फैक्ट्स मेक इट ईजियर फॉर द कोर्ट टू फिगर आउट द ट्रूथ ऑफ द केस। यह कोर्ट के लिए आसान करते हैं कि कोर्ट जो है केस की सच्चाई पता लगा सके। डेफिनेशन जो है रेलेवेंट फैक्ट्स की, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 21K में दी गई है। इसमें कहा गया है, व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक। इसमें बताया गया है कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट कहलाएंगे। तो यदि कोई फैक्ट इनके अंतर्गत आता है तो वही फैक्ट रेलेवेंट कहलाएगा। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है। तो ये डेफिनेशन जो है रेलेवेंट फैक्ट की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दे रही, केवल यही बता रही है कि इसके सेक्शन 4 से सेक्शन 50 के बीच में जो जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत जो जो फैक्ट्स रेलेवेंट कहलाएंगे केवल वही रेलेवेंट हैं। Section 21K does not give a clear definition of relevant fact, but only states that one fact is relevant to other when one is connected to the other in the manner provided under Section 14 to 50 of the Act.
जैसे मान लीजिए किसी प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कॉज है, इस फैक्ट के कारण दूसरा फैक्ट हुआ है, तो ये रेलेवेंट कहलाएगा। और किसी प्रोविज़न में लिखा है कि ये दूसरा फैक्ट, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का इफेक्ट है, तो ये रेलेवेंट कहलाएगा। तो ये सेक्शन 4 से लेके 50 के अंदर ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजंस दिए हैं जिसमें बताया कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, ये डेफिनेशन में कहा गया है। तो ये कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, अगर आपको लिखनी हो तो आपको डायरेक्ट ऐसी ये रटनी होगी, मीनिंग आपने समझ ही लिया है। अब सेक्शन 3 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये कहता है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड ऑफ नो अदर्स। किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, किसी भी केस में आप कोई सबूत दे सकते हो तो वो केवल फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के लिए ही दे सकते हो। इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए आप कोई सबूत नहीं दोगे, आपका सबूत एडमिट नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। केवल जो फैक्ट इन इशू होगा, मेन क्वेश्चन जो होगा, मेन फैक्ट होगा, उसका सबूत लिया जाएगा, और जो रेलेवेंट फैक्ट होगा केवल उसका सबूत लिया जाएगा। इसके अलावा किसी चीज़ का सबूत नहीं लिया जाएगा, इररिलेवेंट चीज़ों का, इधर उधर की बातों का कोई सबूत नहीं लिया जाएगा। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। सबसे पहले मर्डर एग्जाम्पल था, जहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या था, मेन क्वेश्चन क्या था, वेदर कालू किल्ड नीलू और नॉट। इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स क्या थे, अदर कनेक्टेड फैक्ट्स क्या थे, सबूत क्या थे। एक तो था मोटिव, जैसे कालू एंड नीलू हैड अ हीटेड आर्गुमेंट अ डे बिफोर नीलू वाज किल्ड, दिस सजेस्ट कालू माइट हैव हैड अ रीजन टू हार्म नीलू। जिस दिन हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले इन दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई, तो हो सकता है कालू के पास कोई कारण हो नीलू को हार्म करने का। दूसरा वेपन, द गन यूज्ड इन द मर्डर वाज फाउंड इन कालूज हाउस, दिस कनेक्ट्स कालू टू द क्राइम सीन, क्राइम वेपन। जो गन जो थी वह कालू के घर में पाई गई थी, तो यह कालू को उस गन से कनेक्ट करता है। तीसरा विटनेस, अ नेबर सॉ समवन हु लुक्ड लाइक कालू लिविंग नीलूज हाउस एट नाइट, दिस स्ट्रेंथन्स द सस्पिशन। किसी नेबर ने नीलू घर से निकलते हुए कालू जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखा था, तो यह भी हमारा शक गहरा करता है। तो ये सभी रेलेवेंट फैक्ट्स थे, ये सभी सबूत थे जो कि हेल्प कर रहे थे मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दीज फैक्ट्स हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड वेदर कालू कुड हैव कमिटेड द मर्डर और नॉट। यह जो फैक्ट्स जो हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं, यह कोर्ट को मदद कर रहे थे यह समझने में कि कालू यह क्राइम कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता। दीज फैक्ट्स डोंट डायरेक्टली आंसर द मेन क्वेश्चन बट दे हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एंड डिसाइड द मेन क्वेश्चन। ये डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में हीटेड आर्गूमेंट हुआ, बहस हुई, तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं है कि कालू ने नीलू को मार दिया, या फिर कालू घर में गन मिली तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं है इसने मार दिया, या फिर किसी ने कालू जैसा व्यक्ति देखा निकलते हुए, तो ये भी डायरेक्ट आंसर नहीं, मार दिया। ये डायरेक्ट आंसर नहीं है मेन क्वेश्चन का, लेकिन ये हेल्प करते हैं कोर्ट को समझने के लिए मेन क्वेश्चन को, उस मेन क्वेश्चन को डिसाइड करने में ये सभी फैक्ट्स जो हैं यह हेल्प करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का केस। मान लीजिए एक केस है जिसमें रोहन ने एक क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 10 दिन में आपको अपना सामान जो है डिलीवर कर दूंगा। तो मान लीजिए 10 दिन हो गए हैं और सामान डिलीवर नहीं हुआ है, तो इसने क्लाइंट ने केस डाला है कि रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वह ब्रीच किया है। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू मेन क्वेश्चन क्या हुआ, डिड रोहन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। प्रोडक्ट्स को टाइम पर डिलीवर ना करके क्या रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हुए, सबूत जो पेश किए जाएंगे। रेलेवेंट फैक्ट्स, अदर कनेक्टेड फैक्ट्स जो हैं, पहला है फैक्ट्री क्लोजर, रोहल्स फैक्ट्री वॉज क्लोज बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट लॉकडाउन, दिस माइट एक्सप्लेन व्हाई ही कुडंट डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। क्या पता, यहाँ पता लगा कि गवर्नमेंट का लॉकडाउन लग गया था, जैसे कोरोना में लगा है, इस वजह से रोहन की फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो इस वजह से वह अपना प्रोडक्ट जो है टाइम पे नहीं पहुँचा पाया, उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया, केवल गवर्नमेंट लॉकडाउन की वजह से ये सब हुआ। इसमें रोहन की गलती नहीं निकल रही, यहाँ तो सही संभावना निकलती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया। दूसरा पास्ट बिहेवियर, इन द पास्ट रोहन हैज़ डिलीवर्ड गुड्स लेट बिफोर, दिस कुड शो दैट मे बी रोहन इज़ ऑफन लेट एंड इट्स हिज फॉल्ट। यहाँ से क्या संभावना निकलती है कि ये पता लगा कि रोहन ने पहले भी ऐसा किया है कि अपने गुड्स जो हैं लेट पहुँचाए हैं, डिलीवरी लेट की है। तो यहाँ से क्या संभावना निकलती है, हाँ हो सकता है कि रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, उल्लंघन किया है। तीसरा पॉइंट, एक्सटेंशन एग्रीमेंट, रोहन एंड हिज क्लाइंट हैड अ व्हाट्सएप एक्सचेंज वेयर द क्लाइंट एग्रीड टू गिव रोहन मोर टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ देयर वॉज एन एग्रीमेंट फॉर मोर टाइम ही डिडंट एक्चुअली ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक सबूत दिया गया कि एक रेलेवेंट फैक्ट बताया गया कि रोहन और क्लाइंट के बीच पे व्हाट्सएप पे बात हुई है, और व्हाट्सएप पे क्लाइंट ने उसको और टाइम दे दिया, 10 दिन के बाद और 5 दिन का टाइम दे दिया था कि 15 दिन में आप टोटल डिलीवरी कर देना। तो यहाँ से संभावना निकल रही है कि रोहन ने
कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया होगा, उल्लंघन नहीं किया होगा। ऑल दीज फैक्ट्स हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड वेदर रोहन रियली डिड ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग लेट और इफ़ देयर वर गुड रीजंस फॉर इट। इन सभी फैक्ट्स से कोर्ट यह समझ सकती है कि क्या सच में रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया था, उल्लंघन किया था, या फिर कुछ सही कारण थे जिसकी वजह से रोहन डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाया। दीज फैक्ट्स डोंट आंसर द मेन क्वेश्चन डायरेक्टली बट दे हेल्प द कोर्ट टू डिसाइड। यह क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ये नहीं बताते कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ, रोहन ने किया है या नहीं किया, लेकिन कोर्ट को इस चीज़ में हेल्प करते हैं यह डिसाइड करने में कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था या नहीं किया था। इन सभी की हेल्प से कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया था या नहीं किया गया था। यह हो गया आपका फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया। नोट्स की PDF फाइल चाहिए आपको क्विक रिवीजन के लिए, जल्दी रिवीजन के लिए, तो आप वेबसाइट www.desillb.com पर ले सकते हैं।